तो नमस्कार। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं आर्टिकल्स 1 से 51 तक, जो एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। हर साल यहां से सीधे सवाल आते हैं, तो आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने हमारे भारत की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश बनता कैसे है, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से। क्या चाहिए होता है किसी भी देश को बनाने के लिए? ये सवाल हमें सीधा हमारे संविधान के दिल में ले जाता है और जवाब है एक ब्लूप्रिंट। और हमारे देश के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। पर इसे सिर्फ कानूनों की एक मोटी धूल भरी किताब मत समझिएगा, ये तो एक कहानी है, एक मास्टर प्लान है जो इस देश की हर एक चीज को तय करता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और इस पूरी यात्रा को हम एक घर बनाने की तरह देखेंगे। सबसे पहले जमीन का नक्शा बनाएंगे, फिर तय करेंगे कि इस परिवार का सदस्य कौन होगा। उसके बाद घर के वो पक्के नियम बनाएंगे जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, और आखिर में इस परिवार के सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और जैसा हमने कहा, भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लेते हैं। अब सोचिए, कोई भी घर बनाने का सबसे पहला स्टेप, पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल उसकी जमीन, उसकी बाउंड्रीज तय करना। बस यही काम करता है हमारे संविधान का पार्ट 1। ये उस घर का, मतलब हमारे देश का फ्लोर प्लान है। ये तय करता है कि भारत असल में क्या है, इसकी सीमाएं कहां तक हैं। और कमाल की बात देखिए कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को कितना सिंपल, कितना प्रैक्टिकल रखा। आर्टिकल 1, ये तो हो गया घर का नाम, इंडिया यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 कहता है कि भाई संसद चाहे तो नए कमरे, मतलब नए राज्य जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 वो घर के अंदर ही कमरों को छोटा बड़ा करने की, यानी राज्यों की सीमाएं बदलने की आजादी देता है। और आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि इन सब कामों के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सिंपल कानून से काम हो जाएगा। है ना कमाल का सिस्टम? ओके, तो घर का नक्शा फाइनल, जमीन तय हो गई। अब अगला सवाल क्या? जाहिर है इस घर में रहेगा कौन। चलिए अब परिवार की बात करते हैं, आर्टिकल्स 5 से 11। और ये सवाल उस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बंटवारे का वो मुश्किल दौर था, सब कुछ उथल पुथल था। तो जब भारत की लकीरें खिंच गईं, तो ये तय करना पड़ा कि इस राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा कौन होगा, मतलब सिटीजन कौन कहलाएगा। उस वक्त के हालात को देखते हुए नागरिकता के नियम बड़े साफ सुथरे रखे गए। जो भारत में थे उन्हें नागरिक माना गया, जो बंटवारे के दौरान इधर उधर हुए उनके लिए भी प्रोविजन बनाए गए। लेकिन 2 बातें थीं जो बिल्कुल पत्थर की लकीर थीं। पहली, हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप होगी, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। और दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भविष्य में नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को, यानी पार्लियामेंट को होगा। तो घर बन गया, परिवार भी तय हो गया। अब बारी आती है घर के नियमों की। और ये कोई ऐसे वैसे नियम नहीं है, ये हैं घर के वो अटूट नियम जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसे ऐसे समझिए जैसे एक परिवार में कुछ पक्के नियम होते हैं, ताकि हर कोई सेफ फील करे, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बस हमारे मौलिक अधिकार ठीक वही काम करते हैं। ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी शील्ड। और ये शील्ड हमें किससे बचाती है? सरकार की बेहिसाब ताकत से। हमारा संविधान हमें 6 बड़ी गारंटियां देता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये वो पिलर्स हैं जिन पर हर नागरिक का सम्मान टिका है। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आजादी, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन सब में शायद सबसे जरूरी है ये आखिरी वाला, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पता है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही संविधान की आत्मा और दिल नहीं कह दिया था। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि अगर आपके बाकी अधिकार कोई छीन ले तो आप क्या करेंगे? यही वो आर्टिकल 32 है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। ये वो मास्टर की है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। अच्छा, तो घर का नक्शा तैयार, परिवार के लोग आ गए, घर के पक्के नियम भी बन गए।
लेकिन क्या कोई परिवार सिर्फ नियमों पर चलता है? नहीं ना। परिवार के कुछ सपने होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, एक बेहतर कल की चाहत होती है। बस संविधान का पार्ट 4 हमें उन्हीं सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है। और इन्हीं सपनों को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। इन्हें आप सरकार के लिए एक नैतिक कंपस, एक मॉरल कंपस समझ सकते हैं। ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो आपका हक है। अगर वो आपको नहीं मिलते तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वो सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो एक तरह की सलाह है, एक गाइड बुक। उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। वो सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। एक है नागरिक की ढाल तो दूसरा है सरकार की मशाल। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हमारे सामने हमारे राष्ट्र की नींव की पूरी तस्वीर साफ हो रही है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 से 4 इसने देश का नक्शा बनाया। पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 से 11 इसने बताया कि इस देश के नागरिक कौन हैं। पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 से 35 इसने उन नागरिकों को अटूट अधिकार दिए, उनकी गारंटी दी। और पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 से 51 इसने देश के लिए बड़े बड़े लक्ष्य, बड़े सपने तय किए। देखा कैसे एक एक करके एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। और ये सब जानने के बाद आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया ये ब्लूप्रिंट, ये बुनियादी सोच आज 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को कैसे दिशा दे रही है, कैसे आकार दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।